आज जो बातचीत होना है वो भाषा क्या है, भाषा के रूप क्या हैं, भाषा की संवैधानिक स्थिति क्या है, भाषा की बोलियां क्या हैं, भाषा के विविध रूप क्या हैं, और यदि समय मिला तो हिंदी भाषा के विकास क्रम पर भी बातचीत होगी। तो भैया आप लोग सभी लोग माइक अपने बंद रखेंगे, और माइक अगर खुलेगा बीच में फिर दिक्कत होगी आपको भी, और यहाँ पर भी बड़ी दिक्कत होती है। अभी भी किसी का माइक खुला हुआ है। यहाँ पर कोशिश की गई है कि आपका जैसा नोट्स है वैसा ही यहाँ पर दिया गया है, ताकि आपको ज्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता अलग से ना पड़े। बशर्ते क्वेश्चंस या तथ्य वही दिए गए हैं जो आपकी परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न यही आता है, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो वनडे एग्जाम में भी आपको मिलते हैं, चाहे वो टेट का पेपर हो, सीटेट का पेपर हो, या कोई एक दिवसीय परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की हो, समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी में टॉपिक है ही नहीं है, या अन्य जो परीक्षाएं जहां पर सामान्य हिंदी आती है वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे सीधे। तो सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति, भाषा शब्द की उत्पत्ति या भाषा शब्द बना कैसे है। तो भाषा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत भाषा के भाष धातु से हुई। किससे हुई? भाष धातु से हुई है। अब धातु क्या है, तो जो लोग हिंदी के नए बच्चे होंगे या संस्कृत ज्यादा नहीं पढ़े होंगे तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो धातु है क्या चीज? मतलब जिससे क्रिया बनती है, यानी क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, मतलब जिससे क्रिया बनती है। जैसे एक क्रिया हो गई पढ़ना, क्या हो गया? पढ़ना हो गया। तो पढ़ना ये क्रिया हो गया, लेकिन पढ़ना बना किससे है? पठ से बना हुआ है। तो ये पठ क्या है? ये धातु है। क्या है? पठ धातु है। तो इस प्रकार से होना क्या है? होना। तो होना क्या है? क्रिया है। और होना किससे बना? तो भू, भू माने होना। तो भू क्या हो गया? ये धातु हो गया। तो यानी कि क्रिया जिससे बनती है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। तो जो भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है, किससे? भाषा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है संस्कृत भाषा के भाष धातु से हुई है, यानी भाष धातु से बना है। अब यहां पर जब भी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है या भाषा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो आपको ध्यान रखना है कि भाष यही वाला ढूंढना है। एक भाष ये भी होता है, एक भाष कभी भी हुए संस्कृत में तो भाष वो ऐसे लिखा जाएगा, तो ऐसे भाष नहीं, या फिर ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको, तो ये भी नहीं होंगे। दूसरा, ऐसे लिखा मिल सकता है भाष। तो अगर ये भी लिखा है और ये भी लिखा है तो ये सही होगा। अगर ये नहीं लिखा है, ये लिखा है, तो ये भी सही हो जाएगा। ये दोनों तो कतई नहीं सही होंगे। तो संस्कृत भाषा के भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है, या भाषा शब्द बना हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है। और जो भाष धातु है, भाष जो धातु है, इसका अर्थ क्या होता है? बोलना या कहना। भाषा जो भाष धातु से बना हुआ है, तो भाष का अर्थ क्या होता है? बोलना या कहना, यानी बोलना और कहना ये क्या है? भाषा के या भाष के अर्थ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आखिर भाषा हुई क्या? भाषा क्या हुई? तो आगे कहा गया समझाते हुए कि व्यक्तायाम वाची। क्या कहा गया? व्यक्तायाम वाची। व्यक्ता मतलब व्यक्त करना, व्यक्तायाम वाची। वाची मतलब वाणी को, अपनी वाणी को व्यक्त करना, यानी वाणी को व्यक्त करना ही भाषा है, ये कहा गया। तो वाणी को व्यक्त करना, वाणी को व्यक्त करना, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे मन में जो भाव हैं, हमारे मन में जो भाव हैं या हम जो सोचते हैं उनको दूसरों तक पहुंचाने का जो माध्यम है वो क्या है? भाषा है। यानी व्यक्तायाम वाची, यानी वाणी को व्यक्त करना भाषा है। दूसरा, सामान्यतः भाषा कहते किसको हैं? तो भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहा जाता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? मानव मुख से निकलने वाली ध्वनियां जैसे हैं तो वर्ण कहलाती हैं। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, जब वर्णमाला पढ़ेंगे, वर्ण पढ़ेंगे वहां पर। तो यहां पर जो भाषा है, हम जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ हमारे मुख से निकलता है,
तो वो क्या है, भाषा के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर एक शब्द दिया गया है सार्थक। कैसी? सार्थक। सार्थक व्यक्तवाणी भाषा कहलाती है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जो हम बोल रहे हैं उसका कोई न कोई अर्थ होना चाहिए। कभी कभी होता क्या है, कुछ लोगों को नींद में बड़बड़ाने की आदत होती है, सपने देखते हैं वो भी बड़बड़ाते रहते हैं। तो अगर जो सपना जो देख रहा है और बड़बड़ा रहा है, अगला व्यक्ति समझ रहा है कि क्या बोल रहा है, तब तो ठीक ठाक है। अगर नहीं समझ रहा है तो फिर उसको भाषा नहीं। यानी अगर जो आपके मुख से कुछ निकला, कुछ आप बोले और अगला समझ गया, तो वो भाषा होगी, अन्यथा भाषा नहीं होगी। तो यहां पर ध्यान ये रखना है, मनुष्य की सार्थक व्यक्तवाणी भाषा कहलाती है। बिल्कुल आसान भाषा में, सामान्य शब्दों में। भाषा के दो रूप माने गए हैं। जब आप लोग कभी छोटे बच्चों को पढ़ाते होंगे, या इस समय पढ़ा भी रहे होंगे, कई लोग ऐसे हैं, तो जब बच्चों को पढ़ाते हैं, वहां पर बताते हैं भाषा के 3 रूप हैं। भाषा के 3 रूप हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। तो यहां पर हम लोग जब भी बात करते हैं भाषा विज्ञान के दृष्टि से या व्याकरण में, तो हम भाषा के 2 रूपों की बात करते हैं। जो सांकेतिक वाला रूप है उसकी चर्चा यहां पर नहीं होती है। तो यदि कभी आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो भाषा के 2 ही रूप बताना है। यदि 2 रूप ऑप्शन में ना हो तब 3 रूप बताना है, नहीं तो 2 ही रूप बताना है। तो 2 रूप कौन कौन से हैं? पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक मुख धन इक किससे बना हुआ है? मौखिक किससे बना हुआ भाई? तो मुख धन एक, यानी मुख से, यानी जो हम बोलकर व्यक्त करते हैं, बोलकर आप तक पहुंचाते हैं, वो क्या है? मौखिक भाषा है। और जो लिख कर पहुंचाते हैं, जैसे अभी हमने मौखिक बोला, मौखिक बोले, तो वो क्या है? मौखिक भाषा है। और अगर लिख दिया तो लिखित भाषा हो गई। यानी अगर जो अपने भाव, अपने विचार हम लिख कर आप तक पहुंचाते हैं, तो लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। और यदि मुख से बोल करके आप तक पहुंचाते हैं या अगले तक पहुंचाते हैं, तो क्या हो जाएगा? मौखिक भाषा हो जाएगी। तो मौखिक और लिखित दोनों भाषा के रूप आपको याद रखना, बिल्कुल आसान सा है। लिख कर तो लिखित, बोलकर तो मौखिक हो जाएगा। और यदि सांकेतिक की बात आए तो संकेत के द्वारा, किसके द्वारा? संकेत के द्वारा जब हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। संकेतों का प्रयोग सामान्यतः सांकेतिक अर्थ में, कूट अर्थ में होता है। जैसे देखा होगा ट्रैफिक पुलिस को, आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस चौराहे पर खड़ा है, एक तरफ हाथ सीधा कर दिया यानी कि उधर की गाड़ी रुक जाएगी, हाथ हिला दिया यानी कि चल जाएगी। वो भी क्या है? संकेत है। सीटी बजाता है, संकेत है। लाल बत्ती, हरी बत्ती, पीली बत्ती, ये क्या है? लाइट क्या है? ये भी सब संकेत ही हैं। लाल लाइट जल गई, लाल झंडी दिखा दी गई, मतलब खतरा है आगे, वो क्या है? भाषा ही है, लेकिन वो सांकेतिक भाषा है। कैसी भाषा है? सांकेतिक भाषा है। लेकिन भाषा विज्ञान में उसका अज्र उसकी बात नहीं होती है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से जब कभी पूछा जाएगा तो आपको 2 ही रूप बताना है, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। ये भाषा के 2 रूप हो गए। आगे बात आती है भाषा की परिभाषा की, यानी कि आखिर परिभाषा है क्या? व्यवस्थित रूप से भाषा किसको कहते हैं, या विद्वानों की दृष्टि में भाषा आखिर क्या चीज है? अभी तक जो हम लोग बातचीत के सामान्य बात किए भाषा के संबंध में, जो भाषा का अर्थ बताया गया, यानी भाषा किस शब्द से बना हुआ है, तो भाषा भाष धातु से बना हुआ है। भाष धातु का अर्थ बोलना या कहना होता है। व्यक्तायाम वाची कहा गया, यानी मनुष्य की वाणी द्वारा व्यक्त वाणी को ही क्या कहते हैं? भाषा कहा गया है। भाषा के 2 रूप बताए गए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब भाषा आखिर है क्या, ये विद्वानों ने कैसे परिभाषित किया है, वो यहां पर देखते हैं। 4-5 परिभाषाएं हम आपको दिए हैं। वैसे भाषा की परिभाषा की बात करो तो सैकड़ों की संख्या में परिभाषाएं दी गई हैं। भाषा की सैकड़ों की संख्या में, यानी सैकड़ों परिभाषाएं दी गई हैं भाषा की, लेकिन यहां पर 4-5 परिभाषाएं ही आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सामान्यतः 2 ही परिभाषाएं ज्यादा पूछी जाती हैं, एक बाबूराम सक्सेना की और एक श्याम सुंदर दास की। ये 2 ज्यादा पूछी जाती हैं। कौन कौन सी हैं? देखो भाई, सबसे पहले बात आती है कि बाबूराम सक्सेना के अनुसार, किसके अनुसार? बाबूराम सक्सेना ने भाषा को परिभाषित करते हुए क्या कहा है? तो बाबूराम सक्सेना ने क्या कहा कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा, ध्वनि चिन्ह क्या है?
वही वर्णमाला वर्ण हो जाएंगे। तो जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। तो यहां पर जब भी कभी आपकी बात आए भाषा की परिभाषा बाबूराम सक्सेना की कौन सी है, तो वहां पर ध्यान रखिएगा उनकी परिभाषा में समष्टि शब्द मिलता है। क्या मिलता है? समष्टि। समष्टि देखो तुरंत जान जाओ किसकी परिभाषा है? बाबूराम सक्सेना की परिभाषा है। यानी मनुष्य जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। ये परिभाषा किसने दिया है? तो बाबूराम सक्सेना ने दिया है। अब आगे बात आती है डॉक्टर श्याम सुंदर दास की। किसकी? डॉक्टर श्याम सुंदर दास की। इन्होंने क्या कहा? मनुष्य और मनुष्य के बीच, किसके? मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा। मनुष्य और मनुष्य के बीच किसके लिए? वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मत का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसको भाषा कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है? हम आपसे बात कब करेंगे, हम आपसे कब बोलेंगे, हम कुछ कब कहेंगे आपसे? यदि आपसे कुछ मांगना हुआ, कोई वस्तु मांगनी हुई, कुछ कहना हुआ, कुछ बताना हुआ, तो कहना बताना ये क्या है? मति है। कुछ कहना, कुछ बताना, कुछ बोलना ये मति है। और कुछ मांगना है कोई वस्तु तो उसके लिए भी हम बातचीत करते हैं आपस में। तो यहां पर यही कहा गया, क्या कहा गया? कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मत का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त जो ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसको भाषा कहते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा मनुष्य और मनुष्य के बीच, तो मनुष्य और मनुष्य के बीच शब्द का प्रयोग कौन कर रहा है? श्याम सुंदर दास जी कर रहे हैं। कौन? श्याम सुंदर दास मनुष्य और मनुष्य के बीच की बात करते हैं और बाबूराम सक्सेना समष्टि की बात करते हैं। दोनों परिभाषाएं आपको याद रखनी है। दोनों परिभाषाएं परीक्षा में खूब पूछी जाती हैं, चाहे कोई एक दिवसीय परीक्षा हो, चाहे टीजीटी पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, वहां पर ये परिभाषाएं पूछी जाती है बराबर। अगले कौन विद्वान है? आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा के अनुसार। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा के अनुसार, यानी आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा भाषा को क्या कहते हैं? भाषा की परिभाषा क्या बताए हैं? तो पहला, उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से, किससे? उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत प्रणाली को भाषा कहते हैं या भाषा कहा जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, क्या कहा गया? उच्चरित ध्वनि संकेतों का, उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। यहां पर देखो एक शब्द आया है यादृच्छिक। यादृच्छिक का मतलब होता है कि जो पहले से माना जा रहा है उसी को मान लेना। जो पहले से माना जा रहा है उसी को मान लेना ही यादृच्छिक कहलाता है। यानी कहने का मतलब क्या है? जैसे हाथी है, क्या कोई शब्द है? हाथी। तो हाथी किसको कहा गया? हाथी किसको कहा गया? अब हाथी, अब कोई कहे, कभी कभी बच्चे ऐसे पूछ लेते हैं कि सर जी जब भाषा नहीं थी तो हाथी को क्या कहते थे, या मान लो जब भाषा नहीं थी तब इसको क्या कहते थे। तो जब नहीं थी तब तो अलग बात हो गया, वो देख करके उसका अनुमान लगाया गया, उसके बाद उसका नामकरण किया गया, हाथी कहा गया उसको। तो वही चीज यहां पर भी है कि जो पहले के लोग बता दिए, जिस चीज को जो बोल दिए वही हमको मानना ही यादृच्छिक कहलाता है। तो यहां पर क्या कहा गया कि उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से, किससे? उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। किसने कहा है? देवेंद्रनाथ शर्मा ने कहा है। अगली बात आती है भोलानाथ तिवारी की। भोलानाथ तिवारी भी बड़े महत्वपूर्ण या कह सकते हो प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक हैं। इनकी भी परिभाषा आपकी परीक्षा में पूछ ली जाती है। इन्होंने क्या कहा?
भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। यानी बात वही घूम फिर के आ रही है, कहना सब वही चाह रहे हैं, विचार विनिमय, विचारों का आदान प्रदान, यही भाषा है। लेकिन सबके कहने का तरीका अलग अलग है। इन्होंने क्या कहा कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। यह किसने कहा है? तो भोलानाथ तिवारी जी ने कहा है। किसने कहा? भोलानाथ तिवारी जी ने कहा है। यहां पर यादृच्छिक शब्द देखो, यहां पर भी आया है, यादृच्छिक शब्द यहां पर भी आया, दोनों में आया है। तो यहां पर आप याद करने के लिए जैसा भी तरीका आप समझो अपना सकते हो। वैसे कुछ लोग याद करते यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की, यहां से याद कर लेते यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की, और वहां पर यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि, यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि। तो यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि किसमें आती है? तो देवेंद्रनाथ शर्मा में आएगी। और यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की ये भोलानाथ तिवारी बात करते हैं। जैसे अभी अरुण जी आ जाए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यहां पर सर जी देखो पहले आया है, क्या आया है? यहां पर पहले यादृच्छिक आया है, ये भोलानाथ तिवारी की है। यहां पर यादृच्छिक देखो परिभाषा के अंत में आया है, इसलिए देवेंद्रनाथ शर्मा की है। ऐसे भी तरीका करके आप याद कर सकते हो, जैसा भी आपको तरीका लगे वैसा आप इसको याद कर सकते हो। यादृच्छिक शब्द दोनों में आया हुआ है। अगली परिभाषा है कामता प्रसाद गुरु जी की। कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहते हैं, सबको पता है, क्योंकि इन्होंने हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ लिखा था। इन्होंने हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ हिंदी भाषा में लिखा था। यानी कि हिंदी का हिंदी भाषा में पहला व्याकरण ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो कामता प्रसाद गुरु जी के द्वारा लिखा गया, इसीलिए इनको हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। पहला व्याकरण ग्रंथ लिखे थे इस कारण से। और इन्होंने भाषा को परिभाषित करते हुए क्या कहा है? तो आगे बात समझो। भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकता है। ये छोटी कक्षाओं में जब भी कभी आप भाषा की परिभाषा की बात करोगे, ये परिभाषा आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण इनका व्याकरण ग्रंथ है। हिंदी व्याकरण के नाम से ही लिखा। किस नाम से? हिंदी व्याकरण के नाम से ही अपना व्याकरण ग्रंथ लिखा, उसी में भाषा की परिभाषा दी है। क्या दिया? भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है या प्रकट करता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकता है। यानी अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है और दूसरों के विचार समझ सकता है। यानी कि हम अपने विचार आप तक पहुंचा सकते हैं और आप के विचार को हम समझ सकते हैं। ये जो साधन है, ये साधन जो काम करता है वो क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। यानी भाषा का काम क्या है? भाषा का काम बस यही है कि हमारे विचार आप तक और आपके विचार हम तक पहुंचते रहें। ये जो साधन है, ये जो माध्यम है, वो भाषा कहलाता है। भाषाएं कई हैं भाई, अगर भाषाओं की बात करोगे तो हजारों की संख्या में भाषाएं हैं, अभी आगे चर्चा होगी। ये तो हो गई भाषा की परिभाषा। क्या हो गई? भाषा की परिभाषाएं हो गई। 4-5 परिभाषाएं आपको दी गई हैं, इन्हीं में से आपकी परीक्षा में कोई ना कोई परिभाषा मिल जाएगी, पूछ ली जाती है। आगे अब बात आती है भाषा की विशेषताएं क्या हैं। भाषा की विशेषताएं क्या हैं? तो सबसे पहला भाषा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अब विशेषताओं की संख्या ढूंढोगे तो कम से कम यहां पर भी 10, 15, 20 विशेषताएं आपको जरूर मिल जाएंगी, ढूंढोगे तो बिल्कुल आसानी से। लेकिन और ज्यादा ढूंढोगे तो और ज्यादा विशेषताएं मिल जाएंगी, लेकिन सभी विशेषताएं आपको परीक्षा की दृष्टि से याद करने की आवश्यकता नहीं रहती है। जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जो अनिवार्य हैं, वो आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं, वो यहां पर दी गई हैं। 8-10 परिभाषाएं आपको दी गई हैं। पहला, भाषा समाज सापेक्ष होती है। भाई सापेक्ष निरपेक्ष आपने पढ़ा होगा, विलोम शब्द सापेक्ष का उल्टा निरपेक्ष है ना, अपेक्षा का उपेक्षा ऐसे पढ़ा होगा। तो यहां पर सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब क्या है? जैसा समाज वैसी भाषा।
भाषा समाज सापेक्ष होती है, यानी जैसा समाज होगा भाषा वैसी होगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि बच्चे का वातावरण कैसा है वो बच्चा वैसा ही बोलेगा। यानी कि आपने देखा होगा कभी कभी हम लोग अपने बच्चों के साथ ग्रामीण भाषा का प्रयोग करते हैं, गांव वाली भाषा का प्रयोग करते हैं, और खासकर जो गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, हम जैसे लोग जो हैं जो गांव से जुड़े हुए शुरुआत से हैं, वो चाहे जितना कोशिश कर लें लेकिन अपने गांव वाली भाषा भूल ही नहीं सकते, मातृभाषा को भूल ही नहीं सकते, चाह करके भी नहीं भूल सकते। हाँ, बनावटी करके तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जब भी कभी अचानक कुछ बोलना हुआ आपके मुख से आपकी मातृभाषा ही निकल आती है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग सामान्य भाषा बोलते हैं, यानी कि जो मानक भाषा है उसका प्रयोग करते हैं बच्चों के साथ। जैसे स्कूलों में हम लोग प्रयोग करते हैं बच्चों के साथ, तो बच्चे स्कूल में क्या करते हैं, मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। वही बच्चे जब गांव पहुंच जाते हैं तो गांव वाली भाषा का प्रयोग करने लगते हैं, और हम लोग भी अपने घर में आते अपने गांव वाली भाषा का प्रयोग करने लगते हैं, जबकि ऐसा उचित नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं होना चाहिए। मानक भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए आज के समाज के हिसाब से। दूसरा देखो, अगर जो आप किसी शहर की गंदी मलिन बस्ती में जाओगे जहां पर बहुत कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, यानी कि चाहे भिखारी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिस भी प्रकार के लोग हैं, माने बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो वहां के बच्चों की भाषा अलग प्रकार की होगी। यदि आप पढ़े लिखे समाज में जाओगे वहां की अलग प्रकार की भाषा होगी। दूसरा, कम पढ़े लिखे होंगे उनकी अलग भाषा होगी, ज्यादा पढ़े लिखे अलग। जहां के परिवार या जिन परिवारों में अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग ज्यादा होता है उनके बच्चे भी उन भाषा का प्रयोग ज्यादा, उन शब्दों का प्रयोग ज्यादा करते हैं। यानी कि जैसा बच्चे को समाज मिलेगा, जैसा वातावरण मिलेगा, बच्चे की भाषा वैसी हो जाएगी। वही यहां पर कहा गया, भाषा कैसी, समाज सापेक्ष होती है, जैसा समाज वैसी भाषा। कहा भी गया साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का दर्पण है, यानी साहित्य समाज में क्या हो रहा है वही तो साहित्य में लिखा जा रहा है। समाज में कैसी भाषा बोली जा रही है उसकी भाषा का प्रयोग उसी हिसाब से किया जाएगा। यदि नहीं करोगे फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे इसका बहुत अच्छा उदाहरण है रामचरितमानस तुलसीदास का, और दूसरा केशवदास की रामचंद्रिका। भाई केशवदास बहुत पढ़े लिखे लोग थे, बहुत पढ़े लिखे थे, यहां तक कि कहा जाता है कि केशवदास के परिवार में यानी उनके घर के नौकर चाकर भी संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे उस समय, इतने पढ़े लिखे लोग थे ये लोग। और गोस्वामी तुलसीदास बहुत ज्यादा खैर पढ़े लिखे नहीं थे, और उन्होंने जो आम बोलचाल की भाषा थी, आम बोलचाल की जो भाषा थी, अवधी भाषा जो समाज के लोग बोलते थे, उसी में रामचरितमानस को लिख दिया, उसी में रामचरितमानस को लिख दिया। और जो केशवदास जी थे वो अपनी बढ़िया रंगी चुंगी संस्कृत भाषा से मिलती जुलती यानी मानक भाषा का प्रयोग करके अपनी रामचंद्रिका लिखी। रामचंद्रिका फ्लॉप हो गई, जबकि रामचरितमानस देखो आज धार्मिक ग्रंथ बन चुकी है। वैसे ही देखो अपने मोदी जी हैं, जहां जाते हैं वहां की भाषा बोलने लगते हैं तो लोग उनको ज्यादा सुनते हैं। कुछ नेता ऐसे हैं फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, यहाँ के लोग समझ ही नहीं पाते हैं तो उनकी भाषा थोड़ा सा दिक्कत कर जाती है। यानी कि जैसा समाज वैसी भाषा का प्रयोग करोगे तो आपकी बात बहुत प्रभावशाली होगी। दूसरा, भाषा परंपरागत एवं अर्जित दोनों है। क्या है? भाषा परंपरागत भी है और अर्जित भी है। परंपरागत का मतलब यह नहीं समझना कि वंशानुगत है, वंशानुगत नहीं है, पैतृक नहीं है, परंपरागत है। यानी कि हमारे पिताजी हिंदी भाषा बोलते थे, जो भाषा बोलते थे तो बच्चा हो सकता है वही भाषा बोले, ऐसा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है। किससे सीखता है? अनुकरण के द्वारा सीखता है। जो बड़े लोग करेंगे छोटे बच्चे उसी का अनुकरण करके वही करते जाएंगे। तो ये क्या है? परंपरागत है। अर्जित भी है। कैसी है? अर्जित भी है। यदि आप चाह लो कि हमारे पूर्वज, हमारे घर के लोग या हमारे समाज के लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, हमको हिंदी नहीं बोलनी है, अंग्रेजी बोलनी है, या चीनी भाषा बोलनी है, या फारसी बोलनी है, अरबी बोलनी है, तो आप इसको अर्जित भी कर सकते हो। परिश्रम के द्वारा इसको तैयार कर सकते हो, परिश्रम करके इसको अर्जन यानी अर्जित भी कर सकते हो, यूज कर सकते हो। परंपरागत और अर्जित दोनों है।
भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा कैसी नहीं है? पैतृक, परंपरागत तो है लेकिन पैतृक संपत्ति नहीं। आपकी परीक्षा में जब भी कभी आता है यही आता है, भाषा पैतृक संपत्ति है। तो भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाई पैतृक का मतलब क्या है? भाई आपके पास 10 बीघा जमीन है, जितना भी रुपया घर में है सब पिताजी नहीं रहे आपको मिल जाएगा। यदि आपका कोई दूसरा नहीं है वैसा तो आपको मिल जाएगा, कोई प्रयास करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिताजी छोड़ के गए आपको मिल गया। लेकिन भाषा में ऐसा नहीं है कि पिताजी अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, अब वो गुजरे आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। या वो अंग्रेजी झटाटेदार बोलते थे, आप भी अंग्रेजी झटाटेदार बोल दोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो पैतृक संपत्ति नहीं है, इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, परंपरागत तरीके से याद करना पड़ेगा या तैयार करना पड़ेगा। दूसरा, भाषा अनुकरणीय होती है। कैसी होती है? अनुकरणीय होती है। अभी हमने बताया कि जैसा समाज वैसी भाषा, छोटे बच्चे जैसा देखते हैं जैसा सुनते हैं, तो जैसा देखते हैं वैसा करते हैं, जैसा सुनते हैं वैसा बोलते हैं। ये भाषा अनुकरणीय होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा कैसी होती? तो भाषा परिवर्तनशील होती है, यानी कहने का भाषा के संबंध में कहा भी गया है, भाषा के संबंध में कहा भी गया है, संस्कीरत है कूप जल भाषा बहता नीर। संस्कीरत है कूप जल भाषा बहता नीर, यानी बहता नीर के समान, बहते हुए जल के समान भाषा है, परिवर्तित होती रहती है। कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी, ये भी कहा गया। कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी, ऐसा भी कहा गया। यानी कि कुछ दूरी तय करने पर भाषा बदल जाती है, तो क्षेत्र विशेष के आधार पर भी भाषा बदल जाती है और समय के अनुसार भी भाषा बदल जाती है। कैसे? समय के अनुसार। याद करो जब आप छोटे होगे या आपके बड़े भाई या आपके घर के जो बड़े होंगे उनसे पूछो, जब वो पढ़ते थे तो जो लिखने वाला कलम, जिसका आजकल हम लोग पेन का प्रयोग करते हैं, यदि छोटे बच्चों से पूछो, अपने बच्चों से कि कलम क्या होता है, वो कलम नहीं बता पाएंगे। वो कहेंगे पेन है। ये क्या है? पेन है। पेन जानते हैं लेकिन कलम नहीं जानते। कलम भाई हमारा हिंदी का शब्द, पेन क्या है? अंग्रेजी का शब्द है। कॉपी अंग्रेजी का, रजिस्टर अंग्रेजी का, बुक अंग्रेजी का। अब तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे बुक जानते, किताब भी नहीं जानते, पुस्तक भी नहीं जानते। ऐसी स्थिति आ गई है, यानी कि बदल रही है भाषा। और उससे पहले लोग लेखनी कहते थे। क्या कहते थे? कलम को लेखनी कहते थे। तो अब लेखनी तो दूर की बात है, कलम बच्चे नहीं समझ पाते हैं, यानी पेन जानते हैं। क्या जानते हैं? पेन जानते हैं। वैसे ही ढेर सारे शब्द हैं, ढेर सारे शब्द हैं। अब ट्रेन, रेलगाड़ी, बस, ये सब क्या है? ट्रांसपोर्ट, मतलब कुछ शब्द से पुलिस आ गया। ढेर सारे शब्द ऐसे हैं अंग्रेजी के हमारे हिंदी में अब खूब प्रयोग होने लगे और हिंदी में ही घुल मिल गए हैं। तो पहले की भाषा, आज के 20 साल पहले की भाषा या आज के 40 साल पहले की भाषा और आज की भाषा में कितना अंतर है आप लोग जान सकते हो। यानी कि भाषा परिवर्तनशील है, यानी कि भाषा में जो जो कुछ मिलता जा रहा है हम लोग उसको प्रयोग करते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं। भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता है। भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं कि यहां पर अब खत्म हो जाएगी भाषा, यहां पर भी खत्म नहीं होती, कभी भी भाषा खत्म नहीं होती है। अगला, भाषा सार्थक एवं यादृच्छिक दोनों होती है। भाषा कैसी होती है? सार्थक और यादृच्छिक दोनों होती है। सार्थक का मतलब भाषा का कोई ना कोई अर्थ होता है। यादृच्छिक का मतलब है कि जो पहले माना गया है उसी को मान लेने की प्रवृत्ति, जो पहले माना गया है उसी को मान लेने की प्रवृत्ति ही यादृच्छिक कहलाती है, यानी जो पहले मान लिया गया। जैसे हाथी हम उदाहरण दिए थे, तो हाथी क्या है? हाथी, जैसे ही हाथी कहा जाएगा आपके मन और मस्तिष्क में हाथी की वो छवि आ जाएगी। जैसे हाथी कहते किसको है? यानी कि हाथी वही होगा जिसका बड़ा सा शरीर होगा, मोटे मोटे पैर होंगे, छोटी सी पूंछ होगी, लंबी सी सूंड होगी। और जैसे कभी कभी होता क्या है, मान लो बड़ा सा शरीर है, छोटी सी पूंछ है, वो पता लगा हाथी ना हो करके भैंस का बच्चा हो गया, भैंस हो गई या भैंसा हो गया, जो भी कुछ हो गया, सांड हो गया, तो नहीं कहोगे, क्योंकि सूंड होना जरूरी है हाथी के लिए, बड़ा सा शरीर होना जरूरी नहीं है। हाथी उसी को कहा जाएगा जिसके सूंड होगी। तो ये आपको ध्यान रखना कि जैसा माना गया है उसी को वैसा ही मान लेना यादृच्छिक कहलाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग विशेषता होती है।
यानी कोई भी भाषा हो, सबकी अलग अलग अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। जैसे हिंदी की विशेषता ले लो, हिंदी की विशेषता क्या है कि जो कुछ है सब प्रत्यक्ष है, सब सामने है। जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, जो पढ़ा जाता है वही सुना जाता है। यानी एक रूपता है। क्या है? एक रूपता है। यदि उच्चारण में भिन्नता हुई तो उसका अर्थ बदल जाएगा। उच्चारण में यदि भिन्नता हुई तो अर्थ बदल जाएगा, यह भी आपको याद रखना है। जैसे अभी मान लो लिख दिया गया एक स्व, ये लिख दिया गया एक स्व, ये लिख दिया गया। उच्चारण में अगर जो गलती हो गई तो ये स्व ये हो जाएगा, ये वाला स्व ये हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो सकती है। यानी कि जो बोला जा रहा है वही सुना जाएगा, जो सुना जा रहा है वही लिखा जाएगा। यहां पर कोई चीज साइलेंट नहीं होती, छिपी हुई नहीं होती। अंग्रेजी में इसका उल्टा है, वहां पर बहुत सी चीजें छिप जाती हैं, बहुत सी चीजें साइलेंट हो जाती हैं। जैसे अभी कह दिया गया CALM, अब कुछ लोग इसको क्या पढ़ेंगे? काम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? काम पढ़ेंगे। इसी प्रकार से टाक, TALK, जो भी कुछ है, टाल्क हो गया, जो भी कुछ लोग, वाल्क होता है ना, वाक, WALK, ढेर सारे शब्द हैं। खैर अंग्रेजी हमको ज्यादा नहीं आती, तो इस पर ढेर सारे शब्द ऐसे हैं, ढेर सारे ऐसे शब्द हैं जिनमें छिप जाता है कुछ ना कुछ, संक्षिप्त हो जाता है, या उसका उच्चारण कुछ दूसरे प्रकार से कर लेते हैं। जैसे अभी के है, सी है, सी से भी का होता है और के से भी का होता है, और कहीं कहीं तो क्यू से भी का होता है, क्यू से भी का, के से भी का और सी से भी का होता है। ये आप ध्यान, मतलब एक ही उच्चारण 3 प्रकार से लिखा जा रहा है। हिंदी में ऐसा नहीं है, हिंदी में ऐसा नहीं है, तो ये अपनी विशेषता है। तो सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं हर एक भाषा की। ये तो बात हो गई भाषा की विशेषता की। अब बात आती है बोली। क्या आती है? बोली आती है। यानी कि जो भाषा है, अभी तक हम लोग भाषा की बात किए हैं, अब इसमें कोई भी भाषा हो सकती है, सबकी परिभाषाएं हो। यहां पर बात आती है अब हिंदी की, यानी कि बोली किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? बोली किसको कहते हैं? तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। सामान्य भाषा में क्या कहा गया कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यानी कि भाषा का एक छोटा सा क्षेत्र जहां पर, यानी छोटा सा क्षेत्र जहां पर कोई भाषा का भाषा बोली जाती है, वो अलग प्रकार की भाषा होती है। जैसे हमारे पूर्वांचल की भाषा अलग प्रकार से, यानी कई जिले हैं जिनकी भाषा अवधी है, कई जिले ऐसे जहां पर भोजपुरी बोली जाती है, कई जिले ऐसे जहां पर खड़ी बोली बोली जाती है, कहीं पर कन्नौजी बोली जा रही है, कहीं पर मैथिली बोली जा रही है, जबकि है तो सब हिंदी के ही, या अन्य भाषाओं में भी ऐसे ही बोलियां होती हैं। तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को, किसको? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है, याद रखना है। हिंदी भाषा की कुल 18 बोलियां हैं। यानी हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर जी, एक बार पूछा गया था 17 सही हो गया। तो 17 और 18 दोनों याद रखना है, 17 और 18 दोनों याद रखना है। सामान्य रूप से हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो 18 बोलियां मानी गई हैं। भोलानाथ तिवारी, कौन? भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की कुल 17 बोलियां मानी हैं। कितनी? 17। अब 17 मानने वाले कौन है? भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर नगेंद्र। तो डॉक्टर नगेंद्र और भोलानाथ तिवारी 17 बोली मानते हैं। कुल मिलाकर के 18 बोलियां होती हैं, जो 5 उपभाषाओं में विभक्त हैं। किसमें? 5 उपभाषाओं में विभक्त हैं। यानी कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की उपभाषाएं जब भी पूछा जाए तो 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की कितनी? तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं अभी आगे बात करेंगे। दूसरा, भारत में लगभग 600 और विश्व में लगभग 2796, यानी कि 3000 बोलियां बोली जाती हैं। ये याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। यानी हिंदुस्तान में, केवल हिंदुस्तान में 600 बोलियां बोली जाती हैं, और अगर पूरे संसार की बात कर लो तो लगभग 3000 यानी 2796 बोलियां बोली जाती हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी की मूलतः 8 बोलियां मानी जाती हैं। कितनी? अब देखो यहां पर 3 तथ्य आपको याद रखना है। कितने तथ्य? 3 तथ्य याद रखना है बोलियों की संख्या के संबंध में। बोलियों की संख्या के संबंध में 3 तथ्य याद रखना है। एक 8,
एक 17 और एक 18। सामान्य रूप से पूछा जाए हिंदी भाषा की कुल कितनी बोलियां हैं, हिंदी भाषा की कुल कितनी बोलियां हैं, 18 ऑप्शन मिलेगा, 18 आपको सही कर देना है। यदि 18 ऑप्शन ना मिले, 17 मिले, 17 को सही कर देना है। यदि 17 और 18 दोनों मिल जाए तो 17 को सही करना है। और यदि भाषा वैज्ञानिक नाम दे दिया जाए, भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर नगेंद्र का नाम दे दिया गया कि इन्होंने कितनी संख्या मानी है, तो 17। दूसरा, भाषा विज्ञान की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी की मूलतः कितनी बोलियां हैं, तो 8 ही बताना है। कितने बताना है, 8 बताना है। ये 8 कौन कौन सी हैं, जो पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, यानी पश्चिमी हिंदी उपभाषा और पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आने वाली 8 बोलियों को ही हिंदी के अंतर्गत रखा गया है। किस दृष्टि से, भाषा विज्ञान की दृष्टि से। अब पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, वो अभी आगे बात कर लेंगे, यहीं पर बात कर ले, जल्दी खत्म हो जाए। क्या है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। यहां पर सूत्र एक बताया गया आपको, छावब। क्या कहा गया था, छावब कहा गया था। यानी कि कौन कौन सी हैं जो आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बा से बघेली, बा से क्या हो जाएगा, बघेली, अव से अवधि हो जाएगा, और छा से छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। यानी कि ये 3 बोलियां हैं, छत्तीसगढ़ी, अवधि और बघेली, जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां बताए थे, कब्र कहबू बताए थे। क्या बताए थे, कब्र कहबू बताए थे। बिल्कुल आसान सा सूत्र है, ये सूत्र इसलिए बताते ताकि कभी गड़बड़ी आपसे ना हो, गलती ना हो। कब्र कहबू, तो बू से हो गया बुंदेली, बू से क्या हो गया, बुंदेली हो गया। हा से क्या हो गया, हरियाणवी हो गया, हरियाणवी। का से कन्नौजी, का से क्या हो जाएगा, कन्नौजी। ब्रा से ब्रज, फिर का से कौरवी, और कौरवी को ही हम लोग क्या कहते हैं, खड़ी बोली भी कहते हैं, कौरवी को खड़ी बोली भी कहते हैं। तो 5 ये, 3 ये, कुल मिलाकर के कितनी हो गई, 8 बोलियां ये हो गई। किसकी दृष्टि से, भाषा विज्ञान की दृष्टि से। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी की मात्र 8 बोलियां मानी गई, जो मूलतः हिंदी की बोलियां मानी गई हैं। 18 बोलियों पर आगे चर्चा करेंगे, ये हो गई 8 बोलियों की। आगे बात आती है उपभाषा। अभी बात बताया ना कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, हिंदी की 5 उपभाषाएं भी चर्चा हुई है। कौन कौन सी उपभाषाएं हैं, या भाषा, उपभाषा कहते किसको हैं, तो यहां पर क्या कहा गया, उपभाषा आखिर क्या है। उपभाषा भाषा और बोली के बीच की कड़ी होती है। उपभाषा कुछ और नहीं है, भाषा और उपभाषा के बीच की कड़ी है। उपभाषा क्या है, भाषा और बोली के बीच की कड़ी है। जैसे मान लो ये क्या हो गया, भाषा हो गया। भाषा का क्षेत्र बहुत बड़ा, भाषा का क्षेत्र बहुत बड़ा है। यानी हिंदी भाषा अगर बात कर लिया जाए तो हिंदुस्तान के 10 राज्य ऐसे हैं, हिंदुस्तान के 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदी भाषा बोली जाती है। 10 राज्य ऐसे जहां पर हिंदी बोली जाती है। तो ये क्षेत्र क्या हो गया, बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया। अभी इसी का छोटा रूप क्या है, बोली। अभी क्या कहा गया, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा गया, बोली कहा गया। और इसके कितने रूप हो गए, 18 बोलियां। यानी बोली कितनी, 18 बोली मिलकर के एक भाषा बनाती हैं। 18 बोली मिलकर के एक भाषा बनाती हैं। तो ये बड़ा अंतर हो गया, ये बहुत बड़ा और ये बहुत छोटा हो गया, अंतर हो गया। इसके बीच एक मानक रेखा खींच दी गई, उसका नाम दिया गया क्या, उपभाषा दे दिया गया। क्या दे दिया गया, उपभाषा दे दिया गया। यानी उपभाषा कितनी, 5। उपभाषा कितनी, 5। यानी हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा गया और इन 5 उपभाषाओं को 18 बोलियों में अलग अलग वर्गीकृत कर दिया गया। यह आपको ध्यान रखना है कि भाषा और बोली के बीच योजक कड़ी का काम करती है, या बीच की कड़ी है उपभाषा। यह कोई बोली या बोलियों का समूह, बोली और भाषा के बीच कड़ी का काम करने वाली उपभाषा है। उपभाषा कोई बोली या भाषा नहीं होती है, बल्कि कई बोलियों का समूह होती है। क्या होती है, कई बोलियों का समूह होती है। जैसे भी बताए पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी क्या है, उपभाषा है। इसमें कितनी बोलियों का समूह है, 3, छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली। पश्चिमी हिंदी उपभाषा है, इसमें कितनी, 5 बोलियां हैं, खड़ी बोली, फिर हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी और
बुंदेली, ये 5 बोलियों का समूह हो गया। इसी प्रकार से आगे चल के बिहारी आ जाएगा, राजस्थानी आ जाएगा, पहाड़ी आ जाएगा, तो आगे चर्चा होगी। तो यहां पर देखो कौन कौन, हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं खूब अच्छे से आपको याद रखना है। पहला पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी। कौन सी, बिहारी हिंदी है। इनके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। यहां पर केवल आपको इतना ही याद कर लेना है कि हिंदी के अंतर्गत या हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं, कितनी, 5 उपभाषाएं हैं। 5 उपभाषाओं के नाम याद रखना है। बोलियां कितनी कुल है, 18 बोलियां हैं, और हर एक उपभाषा में कितनी कितनी बोलियां, कौन कौन सी बोलियां हैं, उनकी चर्चा जब हिंदी भाषा का विकास क्रम पढ़ेंगे वहां पर चर्चा करेंगे। अभी हम लोग आगे बात करते हैं भाषा के संबंध में। अब बात आती है विभाषा। विभाषा, वि का मतलब विशेष प्रकार की, वि का मतलब विशेष प्रकार की भाषा, मतलब भाषा यानी विशेष प्रकार की भाषा। शाब्दिक अर्थ देखो तो विशेष प्रकार की भाषा, यानी कि जब कोई बोली अपना क्षेत्र विस्तृत करके, जब कोई बोली अपना क्षेत्र विस्तृत करके क्या करती है, परिमार्जित हो जाती है। जब कोई बोली अपना क्षेत्र विस्तृत करके परिमार्जित हो जाती है और परिनिष्ठित रूप में प्रयुक्त होने लगती है, किसमें, परिनिष्ठित रूप में प्रयुक्त होने लगती है, तब वह विभाषा कहलाती है। यानी कहने का मतलब है कि जब उस बोली का मानकीकरण कर दिया जाता है, जैसे हम लोग अवधि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवधि बोलते हैं, तो अवधि अवध के क्षेत्र की भाषा थी, अवधि कहलाई। ब्रज के क्षेत्र की ब्रज कहलाई, कन्नौज के क्षेत्र की कन्नौजी कहलाई, बुंदेलखंड की बुंदेली कहलाई। जैसा भी है वैसा याद कर लो, बुंदेली कहलाई। यहां पर कहने का तात्पर्य क्या है कि जब कोई बोली विस्तृत हो जाती है, उसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, जो छोटे से क्षेत्र में बोली जाती थी अब बड़े क्षेत्र में बोली जा रही है, तो उसमें मानकीकरण कर दिया जाता है। क्या करते हैं, मानकीकरण कर देते हैं। एक तो भाषा का मानकीकरण होता है, एक बोली का मानकीकरण होता है। जब भाषा का मानकीकरण हो जाएगा उसको मानक भाषा कहा जाएगा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहा जाएगा या परिनिष्ठित भाषा कहा जाएगा। लेकिन यहां पर बोली का जब मानकीकरण होता है तो वो विभाषा कहलाती है। क्या कहते हैं, विभाषा कहलाती है। तो वही यहां पर कहा गया कि जब कोई बोली अपना क्षेत्र विस्तृत करके परिमार्जित हो जाती है तथा परिनिष्ठित रूप में प्रयुक्त होने लगती है, तब वह क्या कहलाएगी, विभाषा कहलाती है। अब बात आती है परिनिष्ठित भाषा। कौन सी भाषा, परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा वह भाषा है या उस स्तरीय भाषा को कहा जाता है। परिनिष्ठित भाषा उस स्तरीय भाषा को, स्तरीय मतलब समझ गए होंगे कि उसका कोई ना कोई स्तर होना चाहिए, अच्छा स्तर होना चाहिए। तो परिनिष्ठित भाषा उस स्तरीय भाषा को कहते हैं जिसका प्रयोग व्यापक क्षेत्र में यानी कि बड़े क्षेत्र में होता है। इसे मानक भाषा, आदर्श भाषा, टकसाली भाषा और अंग्रेजी में तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। यानी जब भाषा का मानकीकरण कर दिया, बोली का नहीं, जब भाषा का मानकीकरण कर दिया जाता है या मानकीकरण कर दिया तो उसको मानक भाषा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज या फिर आदर्श भाषा, परिनिष्ठित भाषा, टकसाली भाषा कहते हैं। वैसे टकसाली भाषा उसको भी कहते हैं जहां पर टकसाल यानी सिक्के ढाले जाते हैं, उसको भी टकसाल कहते हैं, और वहां पर प्रयुक्त होने वाली भाषा को भी टकसाली भाषा कहते हैं। वैसे टकसाली भाषा को परिनिष्ठित भाषा भी कहा गया है। अब बात आती है राष्ट्रभाषा। क्या है, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा अगर जो कह लो तो क्या हो जाएगा, राष्ट्र प्लस भाषा, या कह लो राष्ट्र की भाषा। क्या हो जाएगा, राष्ट्र की भाषा यानी देश की भाषा, राष्ट्र की भाषा या देश की भाषा। तो राष्ट्र क्या है, राष्ट्र क्या है, ये आप लोग संविधान में खूब अच्छे से पढ़े होंगे या जीएस में खूब अच्छे से पढ़े होंगे। यानी राष्ट्र एक प्रकार का भाव है। क्या है, राष्ट्र एक प्रकार का भाव है। क्या है, भाव है। यानी कि हिंदुस्तान क्या है या भारत क्या है, एक राष्ट्र है। तो राष्ट्र है यानी एक भाव है। राज्य है तो राज्य की एक सीमा होती है, राज्य की एक सीमा होती है, वहां के लोग होते हैं, वहां की जनता होती है, वहां का शासन होता है, सब उसके अंतर्गत आता है। राष्ट्र यहां पर क्या कहा गया, राष्ट्र की भाषा, यानी कि देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा। यानी आसान भाषा में को, बिल्कुल आसान भाषा में कह दो तो मान लो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के बहुसंख्यक लोग जो भाषा का प्रयोग करते हों। यानी कि मान लो किसी सभा में 50 लोग हैं या 100 लोग हैं, किसी सभा में 100 लोग हैं, उस सभा में मान लो 20 भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग भाषा 20 भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं।
उनमें कोई एक ऐसा व्यक्ति भी होगा या कोई एक ऐसी भाषा भी होगी जिसके बोलने वालों की संख्या उन समूह में बोले जाने वाले लोगों की भाषा से ज्यादा होगी, संख्या ज्यादा होगी। तो वही यहां पर कहा गया कि देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन ये हमारे संविधान में कहीं पर भी उल्लिखित नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। भाई राष्ट्रभाषा क्यों है? क्योंकि हमारे देश में भाई लगभग 35-36 राज्य हैं, केंद्र शासित मिलाकर के सब, जिनमें से 10 राज्य ऐसे हैं, 10 राज्य ऐसे हैं जिसमें हिंदी बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है। अब 10 राज्य तो सीधे सीधे हो गए, जबकि हमारे पूरे हिंदुस्तान में कितने 600 बोलियां बोली जाती है। कितनी 600 बोलियां बोली जाती हैं, यानी कि लगभग बहुत ज्यादा संख्या है हिंदी बोलने वालों की, इसलिए इसको राष्ट्रभाषा माना जाता है। लेकिन संविधान में कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। हिंदी राष्ट्रभाषा तो है, लेकिन संविधान में कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं है। कभी कभी यह परिभाषा ही पूछ लेते हैं, देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती है, देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती है, आपको क्या बताना, राष्ट्रभाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब बात आती है राज की भाषा, राजभाषा, इसको क्या कहते हैं? राजा की भाषा, राज की भाषा, राजा या राज। तो राजा का मतलब शासन, राजा का मतलब शासन, यानी शासन प्रशासन की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, सरकारी कार्यालयों की भाषा, यानी कि जिसमें राजकाज चलता हो, सरकारी काम होते हों, सरकारी पत्राचार होता हो, उसको राजभाषा कहते हैं। यहां पर क्या कहा गया? राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। बिल्कुल आसान सा है। तो राजकीय के स्थान पर कभी कोई सरकारी कार्यालयों की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, शासन प्रशासन की भाषा, ये सब क्या है? राजकीय हैं, तो इसलिए इनको राजभाषा कहा जाएगा। और हिंदी भारत की राजभाषा है, हिंदी भारत की राजभाषा है। इसका उल्लेख हमारे संविधान में भी किया गया है कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा होगी, अनुच्छेद 343 में। आगे भी चर्चा करेंगे हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर, वहां पर विस्तार से चर्चा होगी। यहां पर इतना याद कर लो कि राजकीय कार्यों में, सरकारी कार्यालयों में, सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। हिंदी भारत की राजभाषा मानी जाती है। फिर आता है मातृभाषा। मातृभाषा, मातृभाषा मतलब माता की भाषा। जहां पर आप पैदा हुए, आपकी जन्मभूमि, मातृभूमि की भाषा, जिस क्षेत्र में आप पैदा हुए उस क्षेत्र की भाषा को मातृभाषा कहते हैं। जिस प्रकार से हमारे हिंदुस्तान में ढेर सारे क्षेत्र हैं और सभी जगह लगभग सब लोग जनसंख्या है, तो जो जिस क्षेत्र में पैदा हुआ उस क्षेत्र की भाषा हो गई, उसकी मातृभाषा हो गई। तो हमारे हिंदुस्तान में यानी हिंदी की अनेक या लोगों की अनेक मातृभाषाएं, इनकी संख्या गिनती ही नहीं की जा सकती है। इसलिए क्या कहा गया कि भारत में अनेक मातृभाषाएं। भारत में कितनी? तो भारत में अनेक मातृभाषाएं हैं। तो किसी क्षेत्र की उस भाषा को मातृभाषा कहते हैं जिसके माध्यम से उस क्षेत्र के शिक्षित लोग, व्यक्ति लिखित अथवा मौखिक रूप से विचार विनिमय करते हैं। यानी कि आप जिस क्षेत्र में पैदा हुए, जिस क्षेत्र में आपका जन्म हुआ, उस क्षेत्र के लोग लिखित या मौखिक रूप में जो विचार विनिमय करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो भाषा आपकी मातृभाषा कहलाती है। जैसे हमारी मातृभाषा क्या? अवधी। हमारी मातृभाषा क्या है? अवधी है। और हो सकता है आपकी मातृभाषा ब्रज हो, या आप में से बहुत से लोग जिनकी मातृभाषा अवधी हो, या आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी मातृभाषा हरियाणवी होगी, किसी की क्या होगी, किसी की क्या होगी, अलग अलग होगी। तो अनेक मातृभाषाएं हैं। अगला आता है कूट भाषा। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कोड भाषा। क्या कहते हैं? कोड भाषा कहते हैं। अगर जो बात करो रीजनिंग में, तो रीजनिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। तो कोड डिकोड हो गया, यानी कि कूट भाषा, कोई संकेत होगा इसमें। क्या होगा? संकेत दिया होगा, कोई गोपनीय बात होगी, गोपनीय संकेत होंगे। तो क्या कहा गया? यह भाषा संकेतात्मक एवं गोपनीय होती है। यह भाषा
कैसी होती है? गोपनीय और संकेतात्मक होती है। यह भाषा संकेतात्मक और गोपनीय होती है। इसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में या विशेष प्रकार के लोग करते हैं, जैसे सेना की भाषा। भाई अगर सेना आम बात करने लगे, जनमानस की बात करने लगे, अपने बात जो, तो क्या होगा? घुसपैठिए अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा देंगे। इसलिए सेना के लोग अपनी कोडिंग भाषा में बात करते, कूट भाषा में बात करते। गुप्तचरों की भाषा, जो गुप्तचर होते हैं, चोर जो होते हैं, चोर। अब चोर देखा होगा पैसे की बात नहीं करते या कोई खजाने की बात नहीं करते, उनका कोई दूसरा वो रहता है। जैसे आपने देखा होगा एक अंश मूवी आई थी, उसमें पैसे लाख या करोड़ के बाद खोखा बात होती है, खोखा। अब खोखा आदमी क्या जाने क्या है, वो वही लोग जान पाएंगे। अब तो खैर लोग जानने लगे ऐसी भाषा को, तो खोखा हो गया। क्रांतिकारियों की भाषा, कैसी? क्रांतिकारियों की भाषा, जो हमारे देश के क्रांतिकारी थे, देश को आजाद कराना चाहते थे। अब अगर जो उनकी कुट भाषा ना होती, तो मान लो आपस में जब बातचीत करते, संदेश देते, तो बीच में कोई उनका घुसपैठिया भी होता, बात वहां तक पहुंच जाती, वहां पर छापा मार देते, गड़बड़ हो जाती। तो इसलिए क्रांतिकारियों की भाषा इसके अंतर्गत आती है। इसके अलावा प्रेमियों की भाषा, किसकी? प्रेमियों की भाषा। या कह सकते हो विद्यालय में बच्चे टॉयलेट जाने को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कहते थे, हम लोग भी कहते थे। तो नंबर 1 क्या है, नंबर 1 क्या, नंबर 2 क्या, नंबर 3 क्या, वो बच्चे और मास्टर जान सकते हैं। हर एक क्षेत्र का नंबर 1, नंबर 2 अलग अलग होता है, लेकिन वो भाषा अभी तक चल रही है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। वो भी क्या? सांकेतिक भाषा है। नंबर 1 कहा गया, मास्टर समझ गया बच्चा क्या चाह रहा है, कहां जाना चाह रहा है, चला गया। नंबर 2 कहा गया, बच्चा समझ गया कहां जाना चाह रहा है, मतलब मास्टर समझ गया। लेकिन अब कहो गांव में जाकर के किसी को नंबर 1, अब वो कहे नंबर 1, नंबर 2 क्या है? तो ये क्षेत्र विशेष की भाषा होती है, तो इसके अंतर्गत आ गया। अब आगे बात आती है अपभाषा। अप का मतलब ही होता है नीचा, गिरा हुआ, अशिष्ट। तो अपभाषा का मतलब हो गया गिरी हुई भाषा, पतित भाषा। अपभाषा मतलब जिस भाषा को सभ्य लोग ना बोलते हो, असभ्य लोगों की भाषा, ऐसा कहा जा सकता है। अपरिष्कृत भाषा, कैसी? अपरिष्कृत भाषा, असभ्य भाषा, अशिष्ट भाषा, ये क्या है? अपभाषा के अंतर्गत आती है। यानी कि अबे कहां जा रहा है, एकर, वो कर दे, ओ कर। तो ये एकर, ओकर, अबे, तबे, ये सब क्या है? ये सब अपभाषा है। सामान्य बोलचाल की भाषा में इनका प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ अशिष्ट लोग, असभ्य लोग, कम पढ़े लिखे लोग ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। पढ़े लिखे समाज में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होता है, या हीन भावना की दृष्टि से देखा जाता है ऐसी भाषा को, तो उसको क्या कहा गया? अपभाषा कह दिया गया। फिर आगे बात आती है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा, संपर्क सभी लोग जानते हैं, एक दूसरे से संपर्क हम लोग करते हैं। यानी कि संपर्क भाषा का मतलब यह है, हम हिंदी, अगला अंग्रेजी, या अगला दूसरी भाषा, तो दोनों को मिलाने वाली भाषा जो होती है, सेतु भाषा जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? सेतु भाषा इसको कहते हैं। सेतु, सेतु माने पुल, इस छोर से उस छोर को मिलाने वाला पुल कहलाता, सेतु कहलाता है। तो ऐसी भाषा को सेतु भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? सेतु भाषा कहते हैं। तो भाषा, जो भाषा ऐसे व्यक्तियों या प्रदेशों में संपर्क का माध्यम बने जिनकी भाषाएं एक ना हो। जैसे अभी हमने बताया कि हमारे हिंदुस्तान में लगभग 600 बोलियां बोली जाती हैं। कितनी? 600 बोलियां बोली जाती हैं। और लगभग 10 राज्य ऐसे हैं, लगभग 10 राज्य ऐसे हैं जिनकी हिंदी भाषा, जहां पर हिंदी भाषा बोली जाती है, पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, समझते हैं वहां के लोग। लेकिन 10 में से अन्य राज्य जो बचे, 25-26 राज्य जो भी हैं, वहां पर हो सकता है कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदी लोग समझ ही नहीं पाते हैं। जैसे नागालैंड ले लो, मेघालय ले लो, मिजोरम लो, तमिलनाडु, केरल हो गया, तो वहां पर क्या है? हिंदी को लोग समझते ही नहीं है। अब पता लगा यहां से कोई लेटर आप भेज दो हिंदी में, वहां पर हिंदी वाला नहीं मिला, कैसे समझेगा? तो यानी कि जो संपर्क भाषा होती है, यानी कि जो एक दूसरे को मिलाने का काम करती है, उसको संपर्क भाषा कहते हैं। तो यहां पर क्या कहते हैं? इसे सेतु भाषा कहते हैं, इसे व्यापार भाषा कहते हैं, इसे वाहन भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाहन भाषा भी कहा जाता है।
अंग्रेजी विश्व की संपर्क भाषा है, अंग्रेजी विश्व की संपर्क भाषा मानी जाती है, जबकि हिंदी भारत की संपर्क भाषा मानी जाती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अभी जब आगे आप देखोगे तो हमारे संविधान में हमारे राज्यों को दो वर्गों में बांटा गया, एक को कहा गया हिंदी भाषी और एक को अहिंदी भाषी कहा गया। तो अहिंदी भाषी जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है और हिंदी भाषी जहां पर हिंदी बोली जाती है। तो हिंदी जहां बोली जाएगी वहां की भाषा सामान्य सी है, जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती होगी वहां की भाषा। यानी मान लो यहां से कोई लेटर आपको भेजना है केरल, तो हिंदी में तो जाएगा ही, हिंदी के साथ साथ वो अंग्रेजी में भी जाएगा, यानी कि ये संपर्क भाषा का काम करेगी। तो हिंदी हमारे देश यानी भारत की संपर्क भाषा है और अंग्रेजी विश्व की संपर्क भाषा है। इसी प्रकार से देखा होगा कुछ नोटिफिकेशन आता है किसी कार्यालय से, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आता है। आगे बात आती है हिंदी की संवैधानिक स्थिति, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। एक आध प्रश्न आपके परीक्षा में यहां से जरूर मिलेगा, एक तो भाषा वाले से मिलेगा और एक ये जो टॉपिक है हिंदी की संवैधानिक स्थिति, यह भी एक दिवसीय परीक्षा में खूब पूछा जा रहा है और आपकी परीक्षा में भी खूब पूछा जाता है। अभी तक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आता था यहां से, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, बस इतना छोड़ पढ़ करके बस काम चल जाता था। लेकिन अब थोड़ा सा समय बदला है, कंपटीशन बढ़ा है, इसलिए सामान्य परीक्षाओं में भी अच्छे यानी ज्यादा तथ्य पूछे जाने लगे हैं इस टॉपिक से। तो पहला 10 जनवरी 1975 को 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था? नागपुर में। कब? 10 जनवरी 1975 ईस्वी को। इसी कारण विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 10 जनवरी को हिंदी दिवस यानी विश्व हिंदी दिवस, हिंदी दिवस नहीं, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। वो 14 सितंबर 1949 को, क्या 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहां पर देखो एक है हिंदी दिवस और यहां पर देखो विश्व हिंदी दिवस है, दोनों को आपको याद रखना है। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर याद रखना है। भारतीय संविधान के भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध हैं। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में भाषा संबंधी प्रावधान नहीं किया गया है? तो भाषा संबंधी प्रावधान पूरे संविधान में केवल 3 भागों में है। वो भाग कौन कौन से हैं? एक भाग 5 और 6 है और दूसरा 17 है। भाग 5, 6 और 17 ये 3 भाग ऐसे हैं जिनमें भाषा संबंधी प्रावधान किया गया है। चौथा कोई भी भाग आए आपको बता देना कि इसमें भाषा संबंधी प्रावधान नहीं किया गया। ये 3 ही भाग याद करना है। चौथा, पांचवा, छठा जितने भी भाग हैं, 20-22 भाग हैं, उनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। भाषा की दृष्टि से केवल 3 भाग याद करना है, भाग 5, भाग 6 और भाग 17। अब भाग 5 में क्या है, 6 में क्या है, 17 में क्या है, आगे चर्चा होती है। ये 3 भाग याद रखना है। भारतीय संविधान के भाग 17 में, भारतीय संविधान के भाग 17 में 4 अध्याय हैं। ये भी याद रखिएगा, कितने अध्याय? तो भाग 17 में 4 अध्याय हैं। भारतीय संविधान के भाग 17 जो कि भाषा संबंधी प्रावधान किया गया है और ये 4 अध्यायों में भाग 17 विभक्त है। पहला अध्याय 1 में अनुच्छेद 343 और 344, अध्याय 1 में 343 और 344 अनुच्छेद हैं। फिर भाग 2 में अनुच्छेद 345 और 346 और 47, यानी कि अध्याय 1 में 343, 44, अध्याय 2 में 345, 46 और 47, ये 3 अनुच्छेद हैं। फिर अध्याय 3 में 348 और 49 ये 2 अध्याय हैं और अध्याय 4 में 350 और 351 अनुच्छेद हैं। ये 4 अध्यायों की बात हो गई। इसमें से केवल एक अध्याय ऐसा है जिसमें 3 अनुच्छेद हैं, वो अध्याय है अनुच्छेद 2।
बाकी के सभी भागों में दो दो अनुच्छेद हैं। बाकी के सभी भागों में दो दो अनुच्छेद हैं। जैसे अध्याय 1 में 344-45 है, अनुच्छेद 3 में 348 और 49 है, अध्याय 4 में 350 और 351 है। लेकिन जो अध्याय 2 है इसमें 345, 46 और 47 ये 3 अनुच्छेद दिए गए हैं। अब बात आती है अनुच्छेद 343 से 351, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जो पर चर्चा हुई है। अनुच्छेद 343 से 351 तक के अंतर्गत भाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। यानी कि अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक भाषा संबंधी प्रावधान किए गए और इस भाषा संबंधी प्रावधान को क्या कहा गया? मुंशी आयंगर फार्मूला के नाम से भी जाना गया। मुंशी आयंगर फार्मूला, तो मुंशी आयंगर एक विद्वान थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया। तो मुंशी आयंगर फार्मूला के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? अनुच्छेद 343 से 351 तक को जाना जाता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 120(1) और अनुच्छेद 210 में क्रमशः संसद एवं विधान मंडलों की भाषा संबंधी प्रावधान किए गए। यहां से ये दो याद रखिएगा। अनुच्छेद 120 किसकी? संसद की भाषा। अनुच्छेद 120 संसद की भाषा है। अनुच्छेद 120 संसद की भाषा और इसी का उल्टा कर दो, अनुच्छेद 210 विधान मंडलों की भाषा। अनुच्छेद 120 किसकी भाषा? संसद की भाषा और इसका उल्टा करो 210, ये विधान मंडलों की भाषा हो जाएगी। आगे भाषा संबंधी प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 120(1), अनुच्छेद 120(1), इसके भी कई उपखंड हैं। अनुच्छेद 120(1), 2, 3, 4, 5 हैं, लेकिन वहां पर पहुंचने की आवश्यकता नहीं है, केवल दो अनुच्छेद यहां पर याद रखना है। पहला अनुच्छेद 120(a), यानी पहले में क्या कहा गया? संसद के कार्य, किसके? संसद के कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होंगे। किस में होंगे? हिंदी में होंगे या अंग्रेजी में होंगे। यानी संसद संबंधी भाषा का उल्लेख कहां पर? अनुच्छेद 120 में है। यानी कि अनुच्छेद 120(1) में कहा गया कि संसद के सभी कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होंगे। फिर यदि कोई व्यक्ति हिंदी या अंग्रेजी में विचार प्रकट करने में असमर्थ है तो लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। यदि आप संसद की कार्रवाई, संसद के सत्र को सुनते होंगे तो देखते होंगे वहां पर कई सांसद ऐसे होंगे जो हिंदी भाषा में बात करते होंगे, कई सांसद ऐसे जो अंग्रेजी भाषा में बात करते होंगे और कुछ एक ऐसे सांसद होंगे जो अपनी क्षेत्रीय भाषा में बात करते होंगे, अपनी बात को रखते होंगे। तो ये कहा गया कि संसद के सभी कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होंगे, लेकिन यदि कोई सांसद या कोई प्रतिनिधि अपनी बात हिंदी या अंग्रेजी में रखने में असमर्थ है तो लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। यह कहा गया। अनुच्छेद 120(2), अनुच्छेद 120(2) में उपबंध है। जब तक संसद विधि द्वारा, जब तक संसद विधि माने नियम, विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ के 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो यह अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो। यही अनुच्छेद बड़ा खतरनाक है। यही अनुच्छेद बड़ा खतरनाक है। अन्यथा पूरे देश की राजभाषा हिंदी हो जाती। भाई राजभाषा तो है ही है, लगभग सभी राज्यों में इसका उल्लेख हो जाता है, शुरुआत हो जाती, लेकिन यही अनुच्छेद गड़बड़ कर दिया। तो अनुच्छेद 120(2) में क्या कहा गया कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ के 15 वर्ष की अवधि के समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो। अनुच्छेद 120 ये कम पूछा जाता है, ज्यादा पूछा जाता है अनुच्छेद 120(1). अगला आगे बात आती है अनुच्छेद 210(1). अनुच्छेद 210(1), इसमें बस इतना याद रखना है, राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। बस इसमें से इतना याद रखना है कि ये किसकी भाषा? राज्य के विधानमंडलों की भाषा।
अनुच्छेद 210 में क्या कहा गया? तो अनुच्छेद 210 राज्य के विधानमंडलों की भाषा, अनुच्छेद 120 संसद की भाषा, अनुच्छेद 210 विधानमंडलों की भाषा। इतना याद रखना यहां से, यह महत्वपूर्ण आ गया। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 1, इसमें क्या कहा गया? संघ की राजभाषा हिंदी, संघ यानी कि पूरे देश की, तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यहां पर ध्यान दीजिएगा, राजलिपि किसे कहा गया? तो राजलिपि कौन है? तब भी देवनागरी, राजलिपि देवनागरी, राजभाषा हिंदी। अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। यहां से तीनों तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो राजभाषा हिंदी, राजलिपि देवनागरी, अंकों का रूप क्या होगा? तो अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। जो हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 अंग्रेजी वाला, वही माना जाएगा। आगे अनुच्छेद 344, हाँ अनुच्छेद 344, राजभाषा के संबंध में आयोग का गठन। यानी कि राजभाषा आयोग का गठन जब भी आए तो अनुच्छेद 344 आपको बताना है। यानी अनुच्छेद 344 में यह उल्लेख किया गया है कि देश का राष्ट्रपति, कौन? देश का राष्ट्रपति 5 वर्ष के उपरांत, कब? 5 वर्ष के उपरांत, या संसद की समिति द्वारा 10 वर्ष के उपरांत। भाई सामान्यतः नियम दिया गया कि 5 वर्ष के उपरांत एक राजभाषा आयोग का गठन होना चाहिए, लेकिन संसद समिति यदि कह दे कि नहीं 10 साल में, तो 10 साल में हो जाएगा। तो 5 या 10, दो चीजें याद रखिएगा। किसके द्वारा होगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा होगा, राजभाषा आयोग के संबंध में। तो राजभाषा आयोग के गठन के संबंध में उल्लेख कहां पर है? तो राजभाषा आयोग का गठन अनुच्छेद 344 के अंतर्गत। अनुच्छेद 343 और 344 दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, खूब पूछे गए हैं। अब बात आती है अनुच्छेद 345 की। अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा या राज्य भाषाएं, राज्य की राजभाषा या राज्य भाषाओं के संबंध में बातचीत करता है। भाई जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में राजकीय भाषा हिंदी, राज्य की राजभाषा क्या है? हिंदी है। लेकिन दूसरी राजभाषा क्या है? या कोई बताएगा? दूसरी राजभाषा हिंदुस्तान की, मतलब भारत, क्या नाम है, उत्तर प्रदेश की क्या है? उत्तर प्रदेश की, हाँ उर्दू है। हाँ बिल्कुल उर्दू है, हाँ बिल्कुल सही है, उर्दू पर उत्तर प्रदेश की उर्दू है। कई ऐसे राज्य हैं, जैसे शायद आपका उत्तराखंड हो गया या राजस्थान हो गया और शायद एमपी भी हो गया, ये द्वितीय राज्य की भाषा को संस्कृत माना है। जहां तक में याद आ रहा है, तो ये 3 राज्य ऐसे जिनकी द्वितीय राजभाषा संस्कृत, और बाकी उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा उर्दू है, बाकी राजभाषा हिंदी है। तो वर्तमान में 9 राज्यों एवं 1 केंद्र शासित राज्य की राजभाषा हिंदी है। यानी कुल मिलाकर के 10 राज्य ऐसे हैं जिनकी राजभाषा हिंदी है। वे कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। ये ऐसे राज्य हैं जिनकी राजभाषा हिंदी है। क्या है? राजभाषा हिंदी है। यहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा हिंदी नहीं है? वहां पर पंजाब बहुत पूछते हैं, उदाहरण में क्या पूछते हैं? पंजाब पूछ लेते हैं, या जम्मू कश्मीर पूछ लेते हैं। तो यहां से याद रखिएगा ये है। अगला है अनुच्छेद 346। अनुच्छेद 346, एक राज्य दूसरे राज्य से पत्राचार किस भाषा में करेगा? यानी कि एक राज्य का दूसरे राज्य से पत्राचार की भाषा, या फिर किसी राज्य और संघ के बीच पत्राचार की भाषा। यानी एक राज्य दूसरे राज्य से जो पत्राचार करेगा उसकी भाषा के संबंध में, या फिर कोई राज्य केंद्र सरकार से जो पत्राचार करेगी उससे संबंधित भाषा का प्रावधान कहां पर है? तो अनुच्छेद 346 में है। अनुच्छेद 346 बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता। अब बात आती है अनुच्छेद 347। किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। मान लो कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोई बोली बोली जाती है, उसके संबंध में ये विशेष उपबंध यहां पर किए गए हैं। उसके विकास के लिए हो सकता है किया गया हो। दूसरा अनुच्छेद 348, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 348, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद 348 क्या है? उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में
संसद व राज्य विधानमंडल में विधेयकों अधिनियमों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। यहां से बस इतना याद रखना है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा, या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, या ऐसे ही कह लो न्यायालयों की भाषा संबंधी प्रावधान। कहां पर? तो न्यायालय की भाषा संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 348 में है। बस इतना याद रखो, अनुच्छेद 348 न्यायालय, या न्यायालय, उसमें उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों आ जाएंगे। तो उच्च या उच्चतम न्यायालय की भाषा कहां पर? अनुच्छेद 348 में। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया की गई, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अनुच्छेद 350 ये भी महत्वपूर्ण है, अल्पसंख्यकों की भाषा से संबंधित है। किससे? अल्पसंख्यकों की भाषा। तो अल्पसंख्यकों की भाषा कहां पर कही गई? तो अल्पसंख्यकों की भाषा अनुच्छेद 350 में कही गई। अब आता है अंतिम अनुच्छेद, अनुच्छेद 351। अंतिम अनुच्छेद अनुच्छेद 351 है। 351 क्या कहता है? अनुच्छेद 351 हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए। क्या दिया गया? हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया। यानी हिंदी के विकास में राज्य सरकारें, केंद्र सरकार क्या क्या योजनाएं लाएगी, कैसे कैसे हिंदी का विस्तार किया जाएगा, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 351। तो अब अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 350 और अनुच्छेद 351 ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा के लिए खूब पूछे जाते हैं। तो इनको संक्षिप्त में ही याद रखो, बहुत विस्तार से नहीं पूछा जाएगा। जैसे अनुच्छेद 120 संसद की भाषा, अनुच्छेद 210 विधानमंडलों की भाषा, तीसरा है अनुच्छेद 343 राजभाषा, राजलिपि या भारतीय अंकों का मानक रूप, अनुच्छेद 344 ये किसके लिए है? तो अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग का गठन किया गया। अनुच्छेद 348 उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, न्यायालय की भाषा, अनुच्छेद 350 अल्पसंख्यकों की भाषा, अनुच्छेद 351 हिंदी के विकास संबंधी प्रावधान किए गए। तो ये अनुच्छेद आपको जबान पर रटे होने चाहिए कि जैसे ही आए वैसे तुरंत सही कर लो, ऐसे प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। आगे अब बात आती है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची, भाई अनुसूचियां भी शायद 12 अनुसूचियां हैं, पहले 8वीं थी, अब 12 अनुसूचियां हो गई शायद। तो जो अनुसूचियां हैं उनमें से 8वीं अनुसूची में भी भाषा संबंधी प्रावधान किए गए। यानी भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं उनमें से 8वीं अनुसूची में, किसमें? 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान किए गए। कौन कौन से? सबसे पहले संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी सहित 14 भारतीय भाषाएं थी। यहां से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो शुरुआत में 14 भाषाओं को ही मान्यता दी गई थी, यानी कि एक हिंदी और 13 अन्य, यानी एक तो हिंदी कर लो प्लस 13 अन्य भाषाएं। कभी कभी आपको भ्रमित करने के लिए पूछ लेता है ऐसा, जब कभी असत्य वाला कथन पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, अशुद्ध है, वहां पर पूछता है हिंदी को छोड़कर 14 भाषाएं नहीं, हिंदी सहित 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, इतना याद रखना है। हिंदी सहित नहीं, हिंदी को मिला करके। अब हिंदी को छोड़कर तो 13 हो जाएगा, हिंदी को छोड़कर तब तो 13 हो जाएगा। तो हिंदी सहित 14, हिंदी को छोड़कर 13 प्रारंभ में मान्यता दी गई थी। फिर संविधान के 21वें संशोधन अधिनियम 1967 के अंतर्गत सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस प्रकार से इसमें भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? तो 15 भाषाएं हो गई। कितनी हो गई? 15 भाषाएं हो गई। पहले एक भाषा जोड़ी गई अनुच्छेद 21वें संशोधन 1967 में, फिर 3 भाषाएं जोड़ी गई। संविधान के 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी इन 3 भाषाओं को जोड़ करके दिया गया, यानी 18 भाषाएं हो गई। कितनी हो गई? 15 प्लस 3 हो गई।
तो यानी कि 14 प्लस 1 प्लस 3 यानी कुल कितनी हो गई? 18 भाषाएं हो गई। कब? संविधान के 71वें संशोधन के तहत। अब आखिरी आता है चौथा, तीसरा जो संशोधन हुआ, संविधान के 92वें संशोधन अधिनियम 2003। ये याद रखना है 2003। 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को फिर से सम्मिलित कर लिया गया। वो 4 कौन कौन सी थी? BDMS, ये याद रखो, BDMS यानी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। BDMS ऐसे याद रखो, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इन 4 भाषाओं को 2003 में 92वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ लिया गया। तो आखिरी वाला ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में कुल कितनी भाषाएं थी? तो 14 थी, फिर सिंधी को जोड़ा गया, फिर 3 भाषाएं जोड़ी गई, फिर 4 भाषाएं जोड़ी गई। कुल मिलाकर के वर्तमान में हिंदी यानी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। तो 14 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 कुल मिलाकर के 22। तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में अब 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। वो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? नीचे आपको सूची में दिया गया। कौन कौन सी हैं? तो असमिया, तमिल, तेलुगु, बंगला, उड़िया, कश्मीरी, मलयालम, पंजाबी, संस्कृत। देखो यहां पर देखो संस्कृत भी है, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, कन्नड़, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, मैथिली, संथाली और फिर डोगरी। यहां पर 2 भाषाएं याद रखिएगा, एक है भोजपुरी और दूसरी है संस्कृत। सॉरी, संस्कृत नहीं, अंग्रेजी। दूसरी कौन सी है? अंग्रेजी है। तो एक भोजपुरी है और दूसरा अंग्रेजी। ये 2 उदाहरण आपकी परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। वहां पर क्वेश्चन क्या आता है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली, निम्नलिखित में से कौन सी बोली भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, या कौन सी भाषा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो वहां पर अंग्रेजी याद रखिएगा। 22 भाषाओं में अंग्रेजी नहीं है, भोजपुरी भी नहीं है। वैसे हाँ, बिल्कुल नहीं है राजस्थानी। हाँ, वो राजस्थानी तो अलग ही हो जाती है, राजस्थानी तो अलग ही हो जाती है, लेकिन भोजपुरी एक हिंदी की बोली है। भोजपुरी क्या है? हिंदी की एक बोली है। राजस्थानी क्या है? उपभाषा है। राजस्थानी उपभाषा है, लेकिन यहां पर भोजपुरी बोली है। तो भोजपुरी को इसमें सम्मिलित करने के लिए बिहार के लोग बड़े प्रयासरत हैं, लेकिन अभी तक मान्यता नहीं मिल पाई है। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है 2, 4, 10 साल में इसको भी मान्यता मिल जाए, भोजपुरी को भी मिल जाए। वैसे मिलनी चाहिए, क्योंकि हिंदी की कोई ऐसी बोली जिसको बोलने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक हो, वो भोजपुरी है। क्योंकि ये भोजपुरी हिंदुस्तान में ही नहीं बोली जाती है, केवल बिहार में ही नहीं बोली जाती है, बल्कि ये विदेशों में भी बोली जाती है। कहां पर? विदेशों में भी ये बोली जाती है। तो इसको मान्यता देनी चाहिए। लेकिन अभी तो ये बोली है, भाषा तो है नहीं, बोली है, इसलिए हो सकता है ना मिल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, जो भी हो बहरहाल। लेकिन भोजपुरी और अंग्रेजी इन दोनों को याद रखना है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इनको मान्यता अभी तक नहीं मिल पाई है, ये याद रखना। बाकी 22 भाषाएं हैं, 22 को याद करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। बस आखिरी की 4 याद रखो, आखिरी की 4 याद रखो। और आखिरी की 4 के लिए क्या करना है? BDMS याद रखो। वैसे हम भी जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें पहली वाली प्रारंभ की 14, फिर जो एक जुड़ी सिंधी, फिर जो 3 जुड़ी और फिर चौथी में जुड़ी, तीनों का क्वेश्चन कभी कभी मैच करके पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो अंग्रेजी भोजपुरी को जरूर याद रखिएगा कि ये हमारे इसके अंतर्गत नहीं आती हैं। अब कल हम लोग बातचीत करेंगे हिंदी भाषा का विकास क्रम, हिंदी भाषा का अपभ्रंश से जो हिंदी विकसित हुई उसकी बातचीत करेंगे, हिंदी के बोलियों की बातचीत करेंगे, और यदि समय बचेगा तो आगे फिर बातचीत करेंगे। तो यहां तक या कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो हम लोग बातचीत कर सकते हैं। भाषा के